नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी का अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। आइए वर्ग की शुभारंभ करने की घोषणा करते हैं। यहाँ नाम दिया गया है, पहले चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम लोग अगर सबसे पहले देखें तो यह सिंधु नदी के आसपास ही इस सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए क्या कहा जाता है इसे, तो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। और नदियाँ जहाँ से बहती है उसके आसपास के क्षेत्र को घाटी कहते हैं, क्योंकि ये घाटी जो होती है समान स्थान से थोड़ा गहरा होता है। तो यहाँ किस घाटी की बात हो रही है, तो सिंधु घाटी की। और सभ्यता, तो सभ्यता क्यों, तो सिंधु घाटी के ही आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए यहाँ अर्थात विकास हुआ, अर्थात मानव आवास की, मानव के एक विकसित विचार को यहाँ पे देखा गया। कहाँ, तो सिंधु घाटी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का भी नाम दिया जाता है। अगर बात करें सभ्यता होता क्या है, तो सभ्यता मानव का विकास सूचक होता है। मानव के विकास का क्या होता है, तो एक सूचक होता है। और मानव का किस प्रकार विकास, उत्तरोत्तर विकास किया, इसका विस्तृत वर्णन देता है मानव के उत्तरोत्तर विकास का। अगर ये हम लोग बात करें सभ्यता से ही जुड़ी हुई, तो संस्कृति जो है तो सभ्यता का एक अंग होता है। संस्कृति उदाहरण के रूप में हम लोग यहाँ देखें तो रीति रिवाज, प्रणाम या अतिथि देवो भव, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मुस्लिम में भी आदाब, नमस्कार सभी जगह चलते हैं। तो यह एक हमारी संस्कृति का, सब संस्कृति क्या होती है, तो वह सभ्यता का ही एक अंग होता है। इसके आगे हम लोग देखें तो सभ्यता के अंतर्गत ही, तो प्राचीन सभ्यता की बात करें तो 4 प्रकार की सभ्यता थी। वो कौन कौन सी 4 सभ्यता, तो याद रखिएगा। पहला मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा याद रखिएगा मिस्र की सभ्यता, तीसरा इंडिया अर्थात भारत की सभ्यता, और चौथा चाइना यानी चीन की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें, या मिस्र की सभ्यता, या भारत की सभ्यता, या चाइना की सभ्यता, ये सभी सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है, तो वह हुई है नदी के तट पर। कहाँ हुई विकास, तो वह भी नदी के तट पर इसका डेवलप हुआ है। क्यों, तो नदी ही उस समय, क्योंकि प्राचीन समय में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, और नदी ही मुख्य रूप से कृषि कार्य के लिए, परिवहन के लिए, पीने के लिए पानी, उर्वरक, कृषि के लिए उपयुक्त जो मिट्टी होती है, इन सभी यानी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य रूप से नदियों के किनारे ही पूर्ति होती थी। इसलिए सभी सभ्यताओं का विकास देखिए तो नदियों के किनारे हुआ था। अगर बात करें कौन कौन सी नदी थी, तो मेसोपोटामिया का विकास हुआ था दजला फरात नदी किनारे, मिस्र का विकास हुआ नील नदी के किनारे, और भारत का विकास हुआ सिंधु नदी के किनारे, और चीन का विकास हुआ हांगहो नदी के किनारे। आगे हम लोग देखें तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे इस सभ्यता के परमार्थ, सिंधु और सहायक नदियों के किनारे इस सभ्यता के प्रमाण मिलने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। तो विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम दिया इस सभ्यता को, क्योंकि सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे इस सभ्यता का क्या मिला, प्रमाण, इसलिए विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। इसके आगे देखें तो इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र किसे मानते हैं, तो हड़प्पा होने के कारण। इतिहासकार के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता नाम देना उचित मानते हैं। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा, सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे इस सभ्यता का प्रमाण मिलने के कारण इसे क्या नाम दिया विद्वानों ने, सिंधु घाटी सभ्यता। और इतिहासकार का यह भी कहना है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा है, इसलिए हड़प्पा प्रमुख केंद्र होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता नाम देना उचित मानते हैं इतिहासकार। पिगट महोदय के अनुसार, पिगट महोदय का कथन है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। कौन कौन, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी है। किसने कहा जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी है, जुड़वा राजधानी है, तो वह जुड़वा राजधानी किसने कहा, तो वह कहे पिगट महोदय ने। तो पिगट महोदय ने क्या कहा, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सबसे पहले क्या कहा, तो वह कहा सिंधु सभ्यता। तो किसने सिंधु सभ्यता सबसे पहले कहा, तो वह कहा जॉन मार्शल ने।
अब आगे बढ़ते हुए इसके कालक्रम की बात देखें तो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता को माना जा रहा है, जो कि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। इस तिथि को मानने के पीछे देखें तो यही सबसे पहला बात देखें तो यही सबसे मान्य सर्वाधिक मान्य तिथि कौन सा है, तो 2300 से 1700 ईसा पूर्व। दूसरा देखें तो यह किस पर आधारित है, तो रेडियो कार्बन विधि 14 अर्थात C14 कार्बन रेडियो कार्बन विधि जो 14 है पद्धति पर आधारित है। और तीसरा देखें तो 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इस सभ्यता की पराकाष्ठा का समय बताया जा रहा है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का मूल कितना बताया जा रहा है, कालक्रम कितना था मूल रूप से, तो वह तथा 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, जो कि सबसे सर्वमान्य बताया गया है। और रेडियो किस पद्धति पर आधारित है, ये 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, तो रेडियो कार्बन पद्धति के रेडियो कार्बन 14 पद्धति पर आधारित है। और अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का पराकाष्ठा का समय कौन था, तो वह था 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं का समकालीन था। कौन सी सभ्यताओं के समकालीन था सिंधु घाटी सभ्यता, तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया और मिस्र के सभ्यताओं की समकालीन था। आगे देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव कब हुआ, तो वह हुआ था ताम्रपाषाण काल में। और यह कहाँ है, तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। इसका विस्तार की बात करें तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत की आप बात कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले हम लोग देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता जो थी, कौन सी सभ्यता थी, तो पहली बात कांस्य युगीन सभ्यता थी। दूसरी बात सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कब हुआ, तो ताम्रपाषाण काल में। कब हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव, तो ताम्रपाषाण काल में सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ था। वह खास करके देखें इसका कहाँ पे यह भाग विस्तृत है, तो भारत के पश्चिमी भारत की बात करें, पश्चिमी क्षेत्र भारत के, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में। अगर हम लोग यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात देखें तो वह है त्रिभुजाकार, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतकागंडोर और पूरब में आलमगीरपुर। मांडा की बात करें तो मांडा का वर्तमान समय में मांडा अखनूर जिला के अंतर्गत। और मांडा किस नदी पर, तो याद रखिएगा चिनाब नदी। दूसरी बात करें दैमाबाद की, तो दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो दैमाबाद है किस नदी के किनारे, तो याद रखिए गोदावरी नदी के किनारे। पश्चिम में बात करें सुतकागंडोर, तो सुतकागंडोर किस नदी पर, तो वह है दास्क नदी किनारे। और पूरब में बात करें आलमगीरपुर, तो वह है किस नदी पर, तो हिंडन नदी पर। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, भौगोलिक विस्तार का आकार, तो वह आकार है उसका त्रिभुजाकार। उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय के नाम करें तो मांडा आता है कहाँ, तो अखनूर जिला के अंतर्गत। अगर नदी की बात करें किस नदी के किनारे मांडा या अखनूर है, तो उसका नाम याद रखिएगा चिनाब नदी के किनारे। उत्तर में चिनाब नदी किनारे मांडा। दक्षिण में बात करें तो दैमाबाद था जो कि महाराष्ट्र में, वह गोदावरी नदी के किनारे है दैमाबाद। पश्चिम में बात करें तो सुतकागंडोर जो कि दास्क नदी के किनारे है। और पूर्व में बात करें तो आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है। इसकी विस्तार को हम लोग देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार तो भारत के किस एरिया में है, तो भारत के पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र। भारत के किस क्षेत्र से अंतर्गत आते हैं, तो भारत के याद रखें खास करके ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, भारत के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, यह एक छोटा सा मैप बनाने की कोशिश किए हैं। तो भारत के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो ये खास करके जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी भारत का एरिया, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में विस्तार था। वो कौन कौन से राज्य है, तो नाम याद रखिएगा पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। यहीं अलग अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से क्षेत्र पाकिस्तान के, तो बलूचिस्तान, पंजाब,
वही हम लोग अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान के मुंडी गौक और सुवर्दगोई, अफ़गानिस्तान के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो वह आते हैं कौन कौन से क्षेत्र अफ़गानिस्तान के, तो अफ़गानिस्तान के आते हैं कौन कौन से क्षेत्र, तो नाम याद रखिएगा मुंडी गौक और सुवर्दगोई। अगर बात करें जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरोत्तम बिंदु कौन सा है तो वह याद रखिएगा सबसे उत्तरोत्तम बिंदु होगी सुवर्दगोई। अफगानिस्तान में तो कम ही क्षेत्र विस्तृत था सिंधु घाटी सभ्यता का, कौन कौन से दो क्षेत्र है तो मुंडगौक और सुवर्दगोई। अगर प्रश्न ये आ जाए जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरोत्तम बिंदु कौन सा था, सबसे उत्तर दिशा में सबसे अंतिम बिंदु कौन सा था, तो उसका नाम याद रखिएगा सुवर्दगोई। अफगानिस्तान के सुवर्दगोई सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरोत्तम बिंदु था। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा जो कि इसका विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत भारत में कौन कौन से हैं तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पंजाब सिंध और अफगानिस्तान के मुंडी गौक और सुवर्दगोई। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना को हम लोग यहाँ देखें तो इसमें कुल नगर योजना के अंतर्गत सबसे पहला क्या है तो यह तो एक नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। और सबसे बड़ी विशेषता बताई जाए जो कि कौन सी है सिंधु घाटी की सबसे बड़ी विशेषता, तो उस समय पर्यावरण का अनुकूल इसकी अद्भुत नगर नियोजन थी। नगर नियोजन जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था वो कैसी थी तो वो पर्यावरण के अनुकूल थी। और जल निकास प्रणाली भी देखा गया है कहाँ तो सिंधु घाटी के अंतर्गत। वो क्या थी तो नाली थी और नाला को क्या किया गया था तो घर से नाला को अटैच किया गया था और नाला के ऊपरी भाग जो थी वो ढकी हुई थी। तो सबसे बड़ी विशेषता अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी विशेषता तो वो पर्यावरण के अनुकूल इसका नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली थी सबसे बड़ी विशेषता। दूसरी बात आगे देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर थी, नगरों के जो सड़क थे वो सड़क क्या करती थी एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। एक दूसरे के कहाँ पर काटती थी तो समकोण पर काटती थी। नगर की बात करें तो नगर दो भागों में विभक्त था। नगर कितने भागों में विभक्त था सिंधु घाटी सभ्यता की तो वह नगर दो भागों में विभक्त था। प्रथम भाग था सबसे ऊंचे भाग जो थे उस दुर्ग निर्मित थे। प्रथम भाग सबसे ऊंचे जो दुर्ग निर्मित थे इसमें कौन रहते थे, उसमें शासक वर्ग के लोग रहते थे। यानी ऊंचे वाले जो प्रथम भाग थे उसमें कौन रहते थे दुर्ग में तो उसमें शासक वर्ग रहते थे। दूसरा भाग था नीचे या आवास वाले क्षेत्र जिसमें अपेक्षाकृत और बात किया जाए तो वह क्या थे काफ़ी बड़े थे जिसमें कि नगरीय व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक रहते थे। और चौथी अगर बात देखें तो कालीबंगा और रंगपुर को छोड़ करके सभी में पक्की ईंटों का प्रयोग किया। यानी कि प्रश्न ये आ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन सी स्थल में क्या हुआ तो पक्की हुई ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कालीबंगा और रंगपुर, अर्थात कालीबंगा और रंगपुर में पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। नगर नियोजन के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहली बात यह नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरी बात सबसे बड़ी विशेषता की हम लोगों ने चर्चा की जो कि पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली था। तीसरी बात हम लोगों ने क्या देखा जो सड़क एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। चौथी बात नगर दो भागों में विभक्त था। प्रथम भाग जो कि ऊंचे दुर्ग निर्मित थे इसमें शासक वर्ग निवास करते थे। दूसरा इसमें क्या देखा दूसरा भाग जो कि नीचे या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले जिसमें अपेक्षाकृत क्या थी वह जो पहले भाग दुर्ग भाग था उससे अपेक्षाकृत क्या थे तो काफ़ी बड़े थे और यहाँ सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक वर्ग के लोग रहते थे दूसरे भाग में। और चौथा हम लोगों ने क्या देखा कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। अर्थात कौन कौन से जगह पर पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ तो कालीबंगा और रंगपुर में। अब हम लोग आगे देखेंगे एक एक करके सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्रमुख स्थल है उन सभी स्थल के। तो सबसे पहला देखते हैं हड़प्पा। तो हड़प्पा को खोजकर्ता कौन है तो वह खोजकर्ता दयाराम साहनी। हड़प्पा किसने खोजा तो वह खोजा दयाराम साहनी ने। कब तो 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। इसके अंतर्गत आगे देखें तो अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा किसने दी है हड़प्पा को तो स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा हड़प्पा को तो अर्ध औद्योगिक नगर। स्थिति की बात करें तो मानटोंगरी जिला वर्तमान में साहिवाल पाकिस्तान के मानटोंगरी जिला में
मांटगोमरी जिला में इसकी अवस्थिति थी। और वर्तमान में बात करें तो साहिवाल, वर्तमान क्या नाम हो गया है, साहिवाल। तो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में, जिसका वर्तमान नाम साहिवाल है, वहीं पर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर स्थापित था। अगर ये बात करें किस नदी के तट पर, तो वह है रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा नगर का स्थित था। आगे हम लोग देखें तो हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से है, तो शंख का बना बैल, उर्वरता की देवी का चित्र, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, समाधि 837 कब्रिस्तान, गेहूं तथा जौ के दाने का अवशेष। छठा बात करें तो पीतल का बना इक्का, सातवां बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र, आठवां 2 टीले का साक्ष्य मिला है। पहला है जो कि पूर्वी टीला, जो कि नगर टीला, पश्चिमी टीला जो कि दुर्ग टीला था। हड़प्पा के बारे में हम लोग क्या देखा, तो हड़प्पा की खोज किसने किया, दयाराम साहनी। कब, तो 1921 ईस्वी में। स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा हड़प्पा को, तो अर्ध औद्योगिक नगर। स्थिति की बात करें, कहाँ इसकी स्थिति देखी गई हड़प्पा की, तो वह मांटगोमरी जिला जो कि वर्तमान साहिवाल है, कहाँ, तो पाकिस्तान में। अगर नदी की बात करें तो हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे, तो वह है रावी नदी के किनारे, अर्थात रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नगर अवस्थित था। हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, तो पहला साक्ष्य शंख का बना बैल, दूसरा उर्वरता की देवी का चित्र, तीसरा ईंटों के वृत्ताकार चबूतरा, चौथा समाधि 837 कब्रिस्तान, पांचवा गेहूं तथा जौ के दाने का अवशेष, छठा पीतल का बना इक्का, सातवां बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र, आठवां 2 टीलों का साक्ष्य, 2 टीलों का साक्ष्य, जिसमें कि पहला टीला कैसा था, तो पूर्वी टीला जो कि नगर टीला, पश्चिमी टीला जो कि दुर्ग टीला था। इसके अंतर्गत आगे हम लोग एक चीज़ और देख ले, इसकी हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में। क्या, तो लिपि, इसकी लिपि को हम लोग देखें तो ये किस प्रकार थी। यह चित्र के माध्यम से इनकी लिपि को समझा जा सकता है। अर्थात यह लिपि जो है कैसा था, तो एक भाव चित्रात्मक लिपि था। यह लिपि कैसा था हड़प्पा सभ्यता का, तो वह था भाव चित्रात्मक। और इसके अंतर्गत देखे, भाव चित्रात्मक तो था ही, जिसे कि आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। और यह लिपि किस प्रकार की थी, तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये दाएं से बाएं जाती है और फिर ये बाएं से दाहिने होती है। अर्थात बाएं से दाएं जाती थी और दाएं से बाएं जाती थी और फिर बाएं से दाएं होती थी। अर्थात दाएं से बाएं इसका लिपि थी। तो लिपि कैसा था, तो दाएं से बाएं। इसके अंतर्गत अगर मूल चिन्ह की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के मूल चिन्ह की बात, तो मूल चिन्ह की संख्या है 64। कितनी मूल संख्या, वो 64। और इसके चित्राक्षर की बात करें, चित्राक्षर की बात करें तो वह कितना है, तो वह है 250 से लेकर के 400, 250 से 400। तो हड़प्पा जब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, तो पहली बात भाव चित्रात्मक लिपि। किस प्रकार यह लिखा गया था, तो दाएं से बाएं तरफ। इसके मूल चिन्ह की संख्या कितनी है, तो वह है 64। चित्राक्षर कितना मिले हैं, तो वह है 250 से 400। इसके अंतर्गत देखिए तो आप लोग ये भी देख सकते हैं इसका आकार कैसा है। यह आकार एक सर्पिलाकार आकार के, कैसा है, तो सर्पिलाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि कैसा था, तो पहला बात याद रखना भाव चित्रात्मक, दूसरा बात एक सर्पिला आकार लिपि भी कही जा सकती है। तीसरी बात, इसे एक बात और कहा गया है जो गौमूत्र लिपि। गौमूत्र लिपि का अर्थात जब गाय जब पेशाब का उत्सर्जन करती है, मूत्र का उत्सर्जन करती है अपने शरीर से, तो उसी के उत्सर्जन के समय ऐसा ही एक आकृति बनती है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, गौमूत्री लिपि। इसका 3 अन्य नाम भी है, जैसे कि ब्रुष्टोफेदन। क्या क्या नाम है भाव चित्रात्मक लिपि के ही अन्य नाम, तो वह सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के अन्य नाम ब्रुष्टोफेदन, ब्रुष्टोफेदस और ब्रुष्टोफेदम। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, लिपि के अंतर्गत कैसा था लिपि, तो भाव चित्रात्मक। उसका भाव चित्रात्मक का अन्य नाम क्या क्या बताया गया, सर्पिलाकार लिपि, गौमूत्री लिपि, ब्रुष्टोफेदन, ब्रुष्टोफेदस और ब्रुष्टोफेदम। कौन कौन सी लिपि, किसका लिपि का क्या क्या नाम दिया गया है, ब्रुष्टोफेदन, ब्रुष्टोफेदस, ब्रुष्टोफेदम। भाव चित्रात्मक, सर्पिलाकार, गौमूत्री लिपि, क्या क्या नाम दिया गया है, तो भाव चित्रात्मक लिपि, सर्पिलाकार लिपि, गौमूत्री लिपि, ब्रुष्टोफेदन, ब्रुष्टोफेदस और ब्रुष्टोफेदम।
ये किस प्रकार की लिपि थी अर्थात कैसे इसकी लिखावट थी, तो वह थी दाएं से बाएं तरफ। मूल चिन्ह की संख्या कितनी थी 64। चित्राक्षर की कितनी संख्या है 250 से 400। पढ़ने का सबसे पहले प्रयास किसने किया, तो उसका यह नाम याद रखिएगा वेडेन महोदय ने। किसने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, तो वह किया था वेडेन महोदय ने। किसने, तो वेडेन महोदय ने। तो यहाँ हम लोगों ने क्या क्या देखे एक बार इसका देख लें। तो सबसे पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों पड़ा, तो क्योंकि इसका विकास कहाँ हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे था। इस सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, इसलिए क्या नाम दिया गया इसका, सिंधु घाटी सभ्यता, इनके नदियों के नाम पड़ी। इतिहासकार ने बताया जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो वह है हड़प्पा, इसलिए हड़प्पा की सभ्यता भी से नाम देना उचित मान। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा, पिगट महोदय के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की क्या है, तो वह जुड़वा राजधानी। जॉन मार्शल ने क्या कहा, सबसे पहले जॉन मार्शल ने क्या कहा सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहा, तो वह उन्होंने कहा सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले किसने कहा सिंधु सभ्यता, तो वह कहा जॉन मार्शल। सर्वाधिक मान्य तिथि कौन सी अभी तक वर्तमान समय तक 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट BC 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व सबसे मान्य तिथि है। ये किस पद्धति पर आधारित है, तो रेडियो कार्बन 14 पद्धति पर। और इसकी बात करें जो कि सबसे पहले इसकी पराकाष्ठा का कब समय रहा, सबसे ज़्यादा ये किस समय विकसित किया, तो वह इसमें दिया गया 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता का पराकाष्ठा का समय था। सिंधु घाटी सभ्यता किन किन सभ्यताओं के समकालीन था, तो वह था मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन था। आगे हमने क्या देखा, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के थी, तो वह थी कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो वह थी कांस्य युगीन सभ्यता। और इसका उद्भव कब हुआ, तो ताम्रपाषाण काल में। कहाँ पर, इसके विस्तार के क्षेत्र बात करें तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र। आगे हम लोगों ने क्या देखा, इसका भौगोलिक विस्तार के, तो इसका भौगोलिक आकार कैसा था, तो वह था त्रिभुजाकार। उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद तक और पश्चिम में सुतकागेंडोर से लेकर के पूरब में आलमगीरपुर तक। तो मांडा का वर्तमान नाम क्या दिया गया है, तो अखनूर। मांडा है किस नदी के किनारे, तो याद रखें चिनाब नदी के द्वारा, चिनाब नदी के किनारे। उसके बाद उत्तर से दक्षिण की ओर आइए, दक्षिण में क्या हम लोगों ने देखा दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे दैमाबाद, तो गोदावरी नदी के किनारे। पश्चिम में आइए सुतकागेंडोर किस नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे। सुतकागेंडोर है कहाँ अवस्थित, तो है पाकिस्तान में। पूरब में आइए, पूरब में हम लोगों ने क्या देखा, जो कि हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर वर्तमान में कहाँ है, तो वह है मेरठ जिला में। आगे विस्तार के अंतर्गत हम लोगों ने देखा भारत में कहाँ का विस्तार है, तो भारत के अंतर्गत पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र। पाकिस्तान के अंतर्गत बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध क्षेत्र। और अब बात करें यहाँ अफगानिस्तान का भी हम लोगों ने देखा था, तो अफगानिस्तान का कौन सा है, मुंडीगौक और सुबर्दगोई कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही क्षेत्र था। अफगानिस्तान में कौन से क्षेत्र है, तो मुंडीगौक और सुबर्दगोई। अगर कोई प्रश्न में आ जाए जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरोत्तम बिंदु, सबसे उत्तर दिशा में कौन सा क्षेत्र अवस्थित था, तो वह था सुबर्दगोई। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के अंतर्गत हम लोगों ने पहला क्या देखा, तो पहली बात यह इसकी क्या थी सभ्यता, तो एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन था, जहाँ पर क्या जल निकास प्रणाली भी विकसित था। इसके अंतर्गत तीसरा विशेषता हम लोगों ने क्या देखा, सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। चौथा, नगर 2 भागों में विभक्त था। प्रथम जो भाग था वह ऊंचे दुर्ग में थे, उसमें शासक वर्ग निवास करते थे। दूसरा जो भाग था वह था आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले, दूसरा भी आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले, जहाँ पर अपेक्षाकृत क्या थे, जहाँ पर प्रथम भाग के अपेक्षाकृत काफ़ी बड़े थे। और इस दूसरे अर्थात निचले भाग में व्यापारी, सामान्य नागरिक, शिल्पकार और श्रमिक वर्ग रहते थे। चौथा हम लोगों ने देखा कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी जगह पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया। अर्थात कहाँ पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया, तो वह नहीं किया गया कालीबंगा और रंगपुर में। प्रमुख स्थल के हम लोगों ने देखा, जो कि प्रमुख स्थल में हम लोगों ने पहला देखा हड़प्पा की खोज किसने किया, तो वह किया था दयाराम साहनी ने। कब किया, तो 1921 में। स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा, हड़प्पा को तो अर्ध औद्योगिक नगर।
स्थिति की बात करें अभी वर्तमान समय हड़प्पा कहाँ पर स्थित था, तो वह था मानटोंगरी जिला। वर्तमान में बात करें तो साहिवाल पाकिस्तान में। अगर बात करें हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो वह था किस नदी के किनारे था हड़प्पा, तो वह थी रावी नदी के बाएं तट पर, अर्थात रावी नदी के किनारे। हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य मिले, तो पहला मिला शंख का बना बैल, दूसरा उर्वरता की देवी का चित्र, तीसरा ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, चौथा R37 समाधि, R37 कब्रिस्तान, पांचवा गेहूं तथा जौ के दानों का अवशेष, छठा पीतल का बना इक्का, सातवां मिला वहां से बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र, आठवां 2 टीलों का साक्ष्य मिला जो कि पूर्वी टीला, पहला था पूर्वी टीला जो कि नगर टीला था, दूसरा था पश्चिमी टीला जो कि दुर्ग टीला था। इसके आगे हम लोगों ने क्या देखा, जो कि लिपि के अंतर्गत, तो लिपि के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा, लिपि में सबसे पहली बात हम लोग क्या देखा, जो कि इसकी लिपि क्या थी, तो वह थी भाव चित्रात्मक लिपि थी, दाएं से बाईं ओर लिखी हुई थी, दाएं से बाईं ओर इनका लिपि लिखा गया था। और इसके मूल चिन्ह की संख्या कितनी हम लोगों ने देखा, तो वह देखा 64। चित्राक्षर की कितनी संख्या देखा, तो 250 से 400 संख्या देखा। अगर इसकी लिपि के अन्य नामों की बात करें तो पहला नाम हम लोगों ने क्या देखा, भाव चित्रात्मक लिपि, दूसरा सर्पिलाकार लिपि, तीसरा गौमूत्री लिपि, चौथा ब्रुष्टोफेदन लिपि, पांचवा इसका अन्य नाम देखे ब्रुष्टोफेदस लिपि, और सबसे अंतिम देखे थे ब्रुष्टोफेदम लिपि। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को पढ़ने का प्रयास किसने किया, तो वह किया था वेडेन महोदय ने। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति यहीं पर करते हैं, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही विशेष जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं विकास, जय हिंद।